कि जो व्यक्ति दूर होते हुए हमारी आसपास लगे थे, कि जो व्यक्ति दूर होते हुए भी हमारी आसपास लगे, तो समझ लेना उस व्यक्ति का संबंध हमारी आत्मा से है, हमारी आत्मा से है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और भरपूर क्लास कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास को देख लेते हैं। क्या है? 12th बोर्ड एग्जाम 2022 ऊषा चैप्टर है। यह काव्य खंड का 8वां चैप्टर है, जिसका हम टॉप 10 MVVI सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए 2022 परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इस क्लास को कर लेते हो ऊषा चैप्टर के, तो आपको लगभग सभी क्लास प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। और इस क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से आपकी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ऊषा चैप्टर है, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी इसके लेखक है। और हम पहले देख लेते हैं कवि परिचय शमशेर बहादुर सिंह के जीवन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले हम थोड़ी सी जूम कर लेते हैं। और आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, शमशेर बहादुर सिंह जो कि ऊषा चैप्टर के लेखक है, उनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था शमशेर बहादुर सिंह का जन्म? तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। और निधन जो है 12 मई 1993 ईस्वी को शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ था। याद रखिएगा, 12 मई 1993 ईस्वी को लेखक शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ था। और यहाँ पे जन्म स्थान जो है देहरादून उत्तराखंड है। कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। और छोटा भाई तेज है, जो छोटा भाई उनका नाम है तेज बहादुर सिंह, माता प्रभुदयी नाम है, और पिता जो है तारीफ सिंह है। ठीक है, याद रखिएगा, माता जो उनके भाई जो है, छोटे भाई है, वह है तेज बहादुर सिंह, माता है प्रभुदयी, पिता है तारीफ सिंह। और यहाँ पे जो शमशेर बहादुर सिंह थे, वे 8 से 9 साल के थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, उनकी माँ की मृत्यु कब हुई थी? तो 8 से 9 साल के थे शमशेर बहादुर सिंह, तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। आगे हम देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर का हम आपको पूरा अर्थ पढ़ाकर समझा दिए हैं। अगर आप लोग मेरा वो क्लास नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा क्लास। चलिए, शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा नैनीहाल में उनका शुरू हुआ था। और 1928 में हाई स्कूल, 1931 में इंटर किए थे उन्होंने, और 1933 में BA उनका फाइनल हुआ था इलाहाबाद से। और 1938 में MA किए थे। आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से शमशेर बहादुर सिंह को सम्मानित किया गया था 1977 ईस्वी में। आपको इसका जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा ये भी हम बता देंगे, लेकिन पहले आप लोग क्लास देख लीजिए, लास्ट में हम आपको बताएंगे PDF इसका कहाँ से मिलेगा। चलिए आगे है, आप लोग यहाँ तक तो याद रखिएगा। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था शमशेर बहादुर सिंह जी को। और 1933 में पत्नी की मृत्यु TB रोग के कारण हो गया था। 1933 में उनकी जो पत्नी है, पत्नी की मृत्यु TB रोग के कारण हो गया था। और जब वह 8 से 9 साल के थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। और आगे जो है यहाँ पर बेटी श्री सिंह रूपभ कहानी, माया नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानी के संपादक कार्य से जुड़े हुए हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह। उन्होंने जो है उर्दू हिंदी कोशी का संपादन किया है। याद रखिएगा, किन कोशी का संपादन किया है? तो उर्दू और कोशी का संपादन हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी ने किए हैं, जो कि ऊषा चैप्टर के लेखक हैं। हम ऊषा चैप्टर भी देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये सन 1981 से 85 तक प्रेमचंद्र सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यापक रह चुके थे। वे 1981 से 85 तक लगभग 4 साल तक उन्होंने प्रेमचंद्र सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय के उज्जैन शिक्षक रह चुके थे हमारे। और चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बात है उनकी। देख लीजिए कितना कष्ट वो सहे होंगे। जब उनके वे 8 से 9 साल के थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। और जब उनकी 1933 में उनकी पत्नी का भी मृत्यु हो गया था। कितना दुखद वाली बात है। 1978 में सोवियत रूस की यात्रा, 1989 में कबीर सम्मान मिला था उनको। कहाँ कौन कौन को चीज मिला था? तो 1978 में वो सोवियत रूस की यात्रा किए थे हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी। और 1989 में कबीर सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। कृतियां जो है सन 1932 से 33 में लेखक कार्य शुरू करने वाले शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं सन 1951 के आसपास प्रकाशित होना शुरू हो गया था।
जो हमारे यहाँ पे है शमशेर बहादुर सिंह, उन्होंने 1932 से 33 में लेखक कार्य शुरू कर दिए थे और वहाँ पे रचनाएं जो है उनकी 1951 ईस्वी के आसपास प्रकाशित होनी शुरू हो गई थी, छपनी शुरू हो गई थी और वहाँ से उनको एक पहचान मिल गया और नाम मिल गया। चलिए आगे जो है दूसरा शब्द 1951, कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूं मैं 1975, इतने पास आने 1980 उदिता, 1980 उदिता, फिर 1980 बात बोलेगी 1981। ये जो कविता है आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। दूसरा शब्द जो है वे लिखाया था 1951 ईस्वी में, कुछ कविताएं जो है यहाँ पे 59 ईस्वी में, कुछ और कविताएं जो कि 61 ईस्वी में, और यहाँ पे है कुछ भी नहीं हूं मैं, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं यह कुछ भी नहीं हूं मैं जो कि 1975 ईस्वी में, इतने पास अपने जो कि 1980 ईस्वी में, फिर 1980 ईस्वी में ही लिखे थे, उदिता 1980 ईस्वी में ही लिखे थे। 81 में है बात बोलेगी, जो प्रकाशित हुई थी उसको देखिए, जब प्रकाशित हुआ था वो यहाँ पे बताया गया है। बात बोलेगी 1981 ईस्वी में हुआ था। और आगे जो है आपका यहाँ पर कि काल तुझसे होड़ है मेरी, कि काल तुझसे होड़ है मेरी, यह 1982 ईस्वी को हुई थी। टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश, गजलें हैं इनके द्वारा लिखा गया। कितना अच्छा गजल है, इसको देखिए एक बार। टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुना रहा हूँ सुकून की तलाश, ये जो है गजलें हैं इनके। और आगे जो है क्या है, इसके अलावा इन्होंने डायरी भी लिखी थी, विविध प्रकाश के प्रबंधक एवं आलोचनाएं भी इन्होंने लिखी थी, जो कि हमारे यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह जी है। और आपको यहाँ पर कुछ यहाँ से आपको जो ये दी जा रही है यहाँ पर, ये सभी का आपको अर्थ आपको समझा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। उसका आप लोग क्लास मेरा देख लीजिएगा, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आपकी क्लास जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए आपका फर्स्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट प्रश्न है आपका, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रातः काल का नभ कैसा था। जो प्रातः काल होते हैं उसका नभ कैसा था। तो प्रातः काल का नभ पवित्र है, उज्जवल है और निर्मल है। प्रातः काल जो है उसके नभ जो है पवित्र है, उज्जवल है, निर्मल था। वह शंख जैसा प्रतीत होता था, जो पूजा पाठ में शंख बजाई जाती है, शंख की आवाज जैसा प्रतीत होता था, शंख जैसा प्रतीत होता था। उस समय नभ देखने में लिपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। पूरब में बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण नभ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। जो सुबह होती है, सुबह में जो सूर्योदय से पहले लालिमा के कारण जो है नभ है जो देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता था, वह बहुत ही निर्मल है, पवित्र है और उज्जवल है। ठीक है, तो क्या आपका प्रश्न कह रहा था कि प्रातः काल का नभ कैसा प्रतीत होता है। तो प्रातः काल का नभ जो है पवित्र है, उज्जवल है और निर्मल था। वह शंख जैसा प्रतीक होता था। कैसे जैसा प्रतीत होता था। तो निर्मल जो है प्रातः काल का शंख जैसा प्रतीत होता था। और पूरब में बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण नभ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। जो नभ है देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। क्या है प्रश्न कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वार कवि भी ने क्या करना चाहता है। जो कवि है यहाँ पे राख से लिपा हुआ चौका के द्वार कवि भी ने क्या कहना चाहता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको समझा देंगे। राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रातः काल का नभ पवित्र एवं निर्मल होता है। क्या होता है, जो प्रातः काल का जो नभ है वह पवित्र और निर्मल होता है। जिस प्रकार चौका लिपने के बाद कुछ समय तक किसी को चलने फिरने नहीं दिया जाता है ताकि उस पर पैर के निशान न आए, उसी प्रकार भोर के नभ में भी प्रातः की ओस के कारण गीलापन है और वह बिल्कुल पवित्र एवं निर्मल है। जैसे कि अगर आपके घर में मम्मी है या फिर सिस्टर है, बहन है, कोई भी है, आप गोबर, हम लोग तो गाय की गोबर से हम लोग को घर है जो कि निपाया जाता है, साफ किया जाता है, और ऊपर तो पक्का है। लेकिन जो भी आंगन है वो सब में मिट्टी जो है जहाँ तक वहाँ तक तो गाय की गोबर हो गया, फिर राख हो गया, फिर मिट्टी से उसको नीपा जाता है। हम लोग अपने भाषा में कहते हैं ना, नीपा जाता है। तो उस नीपने में जो अगर नीपा मम्मी जो हमारी नीप रही है, उसके बाद हम नीपते हुए हम उस पर चलेंगे तो क्या होगा कि वह
वह गीला हो जाएगा, हमारे पैरों के निशान जो है उस पर छप जाएगा, तो हम लोग उस पर चल फिर नहीं सकते हैं, कुछ समय तक हम उस पर चल फिर नहीं सकते हैं, नहीं दिया जाता है हम लोग को। मम्मी बोलती है कि चलना फिरना इस पर नहीं है, अभी अभी हम निपे हैं। बिल्कुल उसी तरह जो हमारा नव है वह सुबह में प्रातः काल में ओस के कारण जो है गीलापन होता है, लेकिन वह बिल्कुल पवित्र है और निर्मल है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल पवित्र है और निर्मल है। चलिए अगला देखते हैं क्या प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न है इसको भी देखिएगा, बिंब स्पष्ट करना है, जो हमारे यहाँ पे दिया गया है बिंब स्पष्ट करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न आपका, देख लेते हैं। बहुत, एक मिनट, हाँ अपना पेन को हम यूज कर लेते हैं। हाँ, बहुत काली सील की, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसा धूल गया हो। तो उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्रातः के गहरे नीले आकाश का सूर्योदय से पूर्व की काली जो लालिमा के प्रभाव के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे काली पत्थर पर केसर रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया हो। इस तरह उषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसा कि यह जो आप देख रहे हो यह आपके चैप्टर से लिया गया वाक्य है, इसका अर्थ आपको बता दिया गया है जैसा कि हमने आपको बोला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो क्या था आपका कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। इसका अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरा पिछला क्लास देखे होंगे तो इसका आंसर आपको प्राक्सीन मुजवानी याद होगा। तो क्या है, प्रस्तुत पंक्ति कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है। जब भी आपको कभी पंक्ति मिलती है कोई भी चैप्टर का पंक्ति, तो आप क्या कीजिएगा, इतना तो आप जरूर लिखिएगा। इतना आप लिखिएगा तो 2 नंबर तो फिक्स है कि आपको चेकर जो चेक करेंगे वो आपको दे देंगे। तो इतना तो आपको लिखना अनिवार्य है। तो इतना लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है, या फिर जो आपका चैप्टर है प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित उषा पद से लिया गया है। इस तरह का जो भी आपका चैप्टर है उससे लिख दीजिएगा। फिर लिखेगा कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहता है कि प्रात के गहरे नीले आकाश पर सूर्योदय से पूर्व की लालिमा के प्रभाव के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे काली पत्थर पर केसर रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया हो। इस तरह उषा का सौंदर्य जो है बढ़ जाता है। केसर जो है उसको काली पत्थर पर रगड़ने के बाद उसको धो दिया जाता है, तो उषा का रंग जो है सौंदर्य हो जाता है, बदल जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर 4 नंबर है, उषा का जादू कैसा है। जो उषा है, जो चैप्टर में देख रहे हैं उसका उषा का जादू कैसा है। तो सूर्य से पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए हैं। उषा का सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है। जो भी उषा को देखता है वह मोहित हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं उषा क्या है। सूर्योदय से पूर्व काली, सूर्योदय जब होता है उससे पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिलते हैं। जब सूर्योदय होता है तो जो आकाश की नीलिमा होता है, जो कि बिलगित होते हैं, उसका जो नीलापन, और जो सूर्योदय उगते हैं उसका जो लालिमा होता है, लालपन, वह जो देखते हैं बहुत ही सौंदर्य उसका दिखता है। तो उषा जो है उसी को हम उषा कहते हैं। उषा का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसके कारण उषा का सौंदर्य जो है बढ़ जाता है, दोनों के कारण कि उसे देखने वाले के देखते ही रह जाते हैं। जब भी सूर्योदय, अगर आप लोग उठे होंगे 3-4 बजे, उसके बाद अगर आप लोग बाहर टहले होंगे, घूमते तो जरूर होंगे, वॉक करते होंगे सुबह का, तो देखते होंगे तो कितना सौंदर्य होता है एकदम। उस समय का सुहावना पल होता है, समझिए बहुत ही अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि जो देखता है मोहित हो जाता है। बिल्कुल, यह तो उषा की जादू ही तो है। जो भी देखता है उस लालीपन को और नीलिमा को तो वह मोहित हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। 5 नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको देखते हैं। 5 नंबर क्या है, लाल केसर और लाल खड़ियाक चाक किसके लिए प्रयुक्त है। जो लाल केसर है और लाल खड़ियाक चाक किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो कालेपन को जो कालापन होता है, कालेपन को मलिनता अथवा किसी दोष का सूचक माना जाता है। जो कालेपन होता है उसको मलिनता अथवा किसी का सूचक माना जाता है, उसे धोकर साफ किया जाता है। इसी प्रकार काली पत्थर पर लाल
केसर रगड़ने तथा उसे धोने के बाद झलकने वाली लालिमा पत्थर की निर्माता की सूचक बन जाती है। इस तरह लाल केसर का प्रयोग निर्माण के लिए किया जाता है। स्लेट का रंग काला है, इस पर लाल खड़िया लाल यहाँ पे क्या गया है, लाल खड़िया चाक रगड़कर कालिमा और लालिमा का समन्वय कर आकाश की शोभा का वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है कि स्लेट पर इस प्रकार लाल खड़िया चाक रगड़कर कालिमा और लालिमा का समन्वय कर आकाश की शोभा का वर्णन किया जाता है। तो फिर से हम देखते हैं कि आपका प्रश्न जो है लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है। तो कालेपन जो होते हैं, कालापन जो जब सूर्योदय होते हैं उस समय कालापन भी होता है, और जो अंधेरा होते हैं उसकी कालीपन, और मलिनता जो होती है उसके बाद जो लाल सूर्योदय जब होता है उसमें लाल होती है, लालपन झकता है, थोड़ी थोड़ी सी लाल दिखाई देती है, सूर्य मतलब धूप का प्रभाव रोशनी आता है तो दिखाई देती है। ठीक है, तो दोनों के तो कालेपन को मलिनता अथवा किसी दोष का सूचक माना जाता है। उसे धोकर माफ किया जाता है, उसे धोकर जो है साफ किया जाता है। किसी प्रकार की काली पत्थर पर लाल केसर रगड़ने तथा उसे धोने के बाद झलकने वाली लालिमा पत्थर की निर्मलता का सूचक बन जाता है। इस तरह लाल केसर का प्रयोग निर्माता के लिए किया जाता है। स्लेट का रंग काला होता है, इस पर लाल खड़ियाल चाक रगड़कर कालिमा और लालिमा का समन्वय आकाश का शोभा बनाया जाता है। चलिए यहाँ पर व्याख्या करने वाली आ गया 6 नंबर में, क ख ग इस तरह का होगा। तो देखते हैं 6 नंबर में क्या है। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इसका जो अर्थ है इसको हमको बताना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। आपका जो प्रश्न था उसको तो आप देख लिए, आंसर भी देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा से ली गई है। जैसा कि हमने आपको बोला सभी में इतना लाइन तो आपको लिखना ही है कि प्रस्तुत पंक्ति कवि शेर बहादुर सिंह कविता उषा से ली गई है। यह तभी लिखना है जब आपका चैप्टर से पूछ रहा हो, चैप्टर का कोई लाइन जो है उसको दे दिया गया हो, उसका अर्थ जो है उस पर हमको आंसर देना हो, तो आप इसका यूज कीजिएगा। कि फिर से देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति कवि शमशेर बहादुर सिंह की रचित कविता उषा से ली गई है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व की कालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए हैं, तो उषा का सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। उसकी जादू ही तो है जो उसे देखता है मोहित हो जाता है। सूर्योदय के साथ सूर्य का प्रकाश फैलने से उस सुंदरी का सौंदर्य स्पष्ट नहीं हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको थोड़ी सी हम कर लेते हैं। ठीक है, और इसको आपको सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पे इसका जो है पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसा धुल गई हो, कि कह रहा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसा धुल गई हो। प्रस्तुत पंक्ति कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद है कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्रातः के गहरे नीले आकाश पर सूर्योदय के पूर्व की कालिमा के प्रभाव के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे काली पत्थर पर केसर रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया हो। इस तरह उषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उषा का सौंदर्य जो है बढ़ जाता है। क्या है? प्रस्तुत पंक्ति कवि पहले हम प्रश्न को फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या है आपका? कि बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ठीक है, तो इसका प्रस्तुत पंक्ति कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्रातः के गहरे नीले आकाश पर सूर्योदय से पूर्व की लालिमा के प्रभाव के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे काली पत्थर पर केसर रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया हो। इस तरह उषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? 7 नंबर जो है आपका, 7 नंबर में है,
इस कविता की बीबी योजना पर टिप्पणी लिखे। जो यह कविता है इस पर एक टिप्पणी लिखना है हम सभी को। तो हम सभी एकदम बहुत इजीली लिख सकते हैं। वह जब लिख सकते हैं जब तक आप मेरा अर्थ का जो क्लास दिए हैं उसको नहीं देखे हो, तब तक नहीं हो सकता है कुछ भी। तो चलिए देखते हैं हम क्या है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा नामक कविता में प्रातःकालीन नभ और उषा की शोभा का वर्णन बिंबों के माध्यम से किया गया है। कविता के विवरणात्मक भाषा का सौंदर्य प्रयोग किया गया है। इस सुंदर भाषा के प्रयोग के कारण इस विषय का चित्र हमारी आंखों के सामने प्रतीत होता है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं कि इस कविता की बीम योजना पर टिप्पणी लिखना है। जो कविता है हमारे उषा, उस पर हमको एक टिप्पणी लिखना है। तो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा नामक कविता में प्रातःकालीन नभ और उषा की शोभा का वर्णन बिंबों के माध्यम से किया गया है। क्या किया गया है कि प्रातःकालीन नभ और उषा का वर्णन जो है बिंबों के माध्यम से किया गया है। कविता में विवरणात्मक भाषा का सौंदर्य प्रयोग किया गया है। इस सुंदर भाषा के प्रयोग के कारण इस विषय का चित्र हमारी आंखों के सामने प्रतीत होता है। जो है इसी कविता के कारण इसका जो सौंदर्य का प्रतीत है हमारे सामने प्रस्तुत होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्या है। 10 नंबर जो है, प्रातः नभ की तुलना बहुत नील शंख से क्यों की जाती है। जो प्रातः है उसकी नभ की तुलना नीला शंख से क्यों की जाती है। तो प्रातः नभ की तुलना बहुत ही नील शंख से इसलिए की जाती है। जो प्रातः नभ की तुलना जो है नीला शंख से इसलिए की जाती है क्योंकि आकाश और शंख दोनों का रंग जो है नीला होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शंख एक पवित्र वस्तु है जिसका उपयोग पूजा अर्चना के समय किया जाता है, इसलिए आकाश को भी हम शंख समान पवित्र माना गया है। आकाश को भी किसके समान पवित्र माना गया है, तो शंख के समान आकाश को भी पवित्र माना गया है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं ताकि आपकी जो समस्या है वह क्लियर हो जाए। तो प्रातः नभ की तुलना, जो नभ होते हैं प्रातः, उसकी तुलना नीला शंख से क्यों किया। जो नीला शंख होते हैं उससे क्यों किया जाता है। हम लोग को जो पूजा होता है उसमें जो शंख बजता है वह व्हाइट होते हैं, उजला होते हैं, याद रखिएगा वह उजला होते हैं। और यहाँ पे नीला शंख का जो बताया जा रहा है, नीला शंख से तुलना किया जा रहा है। तो प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से इसलिए की जाती है कि क्योंकि आकाश का शंख दोनों का रंग नीला होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शंख एक पवित्र वस्तु है जिसका उपयोग पूजा अर्चना के समय किया जाता है। शंख जो होते हुए एक पवित्र वस्तु है और उसका उपयोग जो है हम पूजा करने के समय, अर्चना करने के समय हम करते हैं, इसीलिए आकाश को भी हम शंख के समान पवित्र मानते हैं। जो आकाश जो है यहाँ पे आकाश जो है प्रातः नभ जो है आकाश को ही हम प्रातः नभ कहते हैं, तो उसको हम शंख के समान ही पवित्र मानते हैं। ठीक है, शंख बजता है तो पवित्र होती है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है, बहुत ही छोटी सी प्रश्न है 9 नंबर में। नील जल में किसकी गौड़ दे दिल रही है। जो नील जल में किसकी गौड़ दे हिल रही है। तो नील जल में उषा रूपी सुंदरी की गौड़ दे हिल रही है। किसकी दे हिल रही है, तो उषा रूपी गौड़ सुंदरी की दे हिल रही है। याद रखिएगा, उषा रूपी गौड़ की दे हिल रही है। उषा रूपी गौड़ सुंदरी की दे हिल रही है। चलिए 10 नंबर जो कि 10 नंबर के बाद ही आपका यहाँ पे क्लास खत्म होगी। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि हम आपको अगले क्लास में कराएंगे। तो 10 नंबर देख लेते हैं क्या है। कविता में आरंभ से लेकर अंत तक की बीम योजना प्रस्तुत करके गाती का चित्रण कैसे हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। जो कविता है उसमें स्पष्ट करना है कि कविता में आरंभ से लेकर अंत तक की बीम योजना प्रस्तुत करके गाती का चित्रण कैसे हो सकता है, स्पष्ट करना है। तो उषा नामक इस कविता के आरंभ में बहुत नीला शंख राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सील आदि के माध्यम से प्रातःकालीन नभ के लिए बीम योजना की गई है, जो स्थिति दिखाता है कि लेकिन कविता के अंदर में किसी गैर रंग की दे झिलमिलाने की चर्चा की गई है, जो गति की चित्रण है। यहाँ पे फिर से हम देखते हैं 10 नंबर क्या है। इसको हम कविता में आरंभ से लेकर, क्या कह रहा है, कविता में आरंभ से लेकर अंत तक की बीम योजना प्रस्तुत करके गति का चित्रण कैसे हो सकता है, स्पष्ट करना है। तो उषा नामक इस कविता के आरंभ में बहुत नीला शंख राख से लिपा हुआ चौका है, बहुत काली सील आदि के माध्यम से प्रातःकालीन नभ के लिए बीम योजना की गई है, और जो स्थिति दिखाता है कि लेकिन कविता के स्थिति दिखाता है कि प्रातःकालीन नभ के लिए बीम योजना की गई है, जो स्थिति दिखाता है कि लेकिन कविता के अंत में
किसी की गहरे रंग की देह झिलमिलाने की चर्चा जो है का चित्रण किया गया है। और हम यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि हम होमवर्क देते हैं आपको, इसका आंसर आपको सेम देना है, कमेंट में देना है। तो क्या है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसको आंसर आपका देना है। शमशेर बहादुर सिंह जी जो है उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर देना है आप लोगों को कमेंट में। चलिए हम यहाँ से अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बने रहिएगा, क्लास भरपूर करते रहिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो सर क्लास लेंगे उस तरह क्लास करते रहिएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। चलिए बाय।